2019 में एक दिन पीएनबी बैंक के एक एम्प्लॉय को पता चला कि ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ये दोनों पीएनबी में मर्ज होने वाले हैं। ओवरनाइट इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया पंजाब नेशनल बैंक। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। पिछले 6 सालों में 19 पीएसयू बैंक्स यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स को सिर्फ 12 में कन्वर्ट कर दिया गया है। आपकी पासबुक बदली, ब्रांचेस नेम्स बदले, एम्प्लॉयज कंफ्यूज्ड हुए। लेकिन सवाल यह है कि यह सब क्यों हुआ? गवर्नमेंट को अचानक यह जरूरत क्यों पड़ गई कि बैंक्स को मर्ज करना स्टार्ट करें? आज हम इस पूरी कहानी को समझेंगे फैक्ट्स के साथ, रियल डेटा के साथ। और ट्रस्ट में गाइस, इस वीडियो के एंड तक आपको इंडियन बैंकिंग सिस्टम को देखने का नजरिया बदल सकता है। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी, है बैंकिंग प्रोफेशनल एंड ट्रेनर। तो आज के सेशन में हम ये सब कुछ समझने वाले हैं। देखो दोस्तों, होता क्या है ना, बैंकिंग सिस्टम किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का बैकबोन होता है। और इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी पीएसयू बैंक्स का रोल बहुत ही क्रिटिकल है। 2017 तक इंडिया में 27 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स थे, सरकारी बैंक्स थे, और आज 2025 तक सिर्फ 12 बचे हैं। अब ये कोई रैंडम डिसीजन नहीं था, इसके पीछे थी एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी, मल्टीपल प्रॉब्लम्स और एक क्लियर विजन। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे पीएसयू बैंक्स को मर्ज करने की जरूरत क्यों पड़ी, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, कस्टमर और एम्प्लॉयज पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या यह स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रही। और एक और इंटरेस्टिंग सवाल है, इन मर्जर्स का एम्प्लॉयज की नौकरी पर क्या असर पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं असली प्रॉब्लम से। 2015-16 के अराउंड इंडियन बैंकिंग सेक्टर एक मेजर क्राइसिस में था। और अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं तो आप शॉक हो जाओगे। प्रॉब्लम नंबर 1 है दोस्तों, एनपीए क्राइसिस। एनपीए बहुत कॉमन वर्ड है ना, सुना होगा ये टर्म, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए का मतलब वो लोन्स जो लोग वापस नहीं कर रहे थे। 2018 तक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स के पास 8.96 लाख करोड़ रुपीस का एनपीए था। सोचिए, 9 लाख करोड़ के आसपास। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये हेडलाइंस थे, पर असल में हर लेवल पे लोन्स डूब रहा था। प्रॉब्लम नंबर 2 है कैपिटल की कमी। बैंक्स के पास पैसा देने के लिए पैसा ही नहीं था। बेसल थर्ड नॉर्म्स सुना होगा, बेसल आपने नॉर्म सुना होगा। बेसल 3 नॉर्म्स का मतलब वो इंटरनेशनल रूल्स जिनके हिसाब से बैंक को अपने पास मिनिमम कैपिटल यानी कि सेफ्टी फंड रखना पड़ता है ताकि क्राइसिस के टाइम पे लॉस संभाला जा सके। तो उनके हिसाब से मिनिमम कैपिटल मेंटेन करना होता है। लेकिन पीएसयू बैंक्स फाइनेंशियली वीक हो गए थे। गवर्नमेंट को हर साल रिकैपिटलाइजेशन, इसका मतलब होता है जब गवर्नमेंट बैंक्स को दोबारा पैसा देती है ताकि उनके पास लोन देने और लॉस को कवर करने का कैपिटल बढ़ सके। यह करना पड़ रहा था, बार बार रिकैपिटलाइजेशन करना पड़ रहा था। 2017-18 में अलोन 2.11 लाख करोड़ डाले गए थे। ये दोस्तों प्रॉब्लम नंबर 3 में बताता हूं, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी। 27 बैंक का मतलब होता है 27 हेडक्वार्टर्स, 27 मैनेजमेंट्स, 27 टेक्नोलॉजी सिस्टम्स और 27 ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज। ह्यूज डुप्लीकेशन, ह्यूज कॉस्ट, बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे थे इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए। प्रॉब्लम नंबर 4, ग्लोबल कंपटीशन। वर्ल्ड के टॉप 100 बैंक्स में इंडिया से सिर्फ एसबीआई था। चाइना के पास आईसीबीसी जैसा जियांट बैंक था, उसके सामने छोटे लग रहे थे ये सारे बैंक्स। तो गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शन थे, सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे चलने दो और टैक्स पेयर का पैसा जलाते रहो, या एक बोल्ड स्टेप लो कंसोलिडेशन का, सारे बैंक को कंसोलिडेट करो। अब गवर्नमेंट ने चूज किया ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं ये मर्जर, यानी कि मर्जर का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज्यादा बैंक या कंपनी मिलकर एक बड़ा बैंक या कंपनी बनाते हैं, उसे मर्जर कहते हैं। ये जो मर्जर वेव है ये कैसे आया? वेव नंबर 1 2017 में एसबीआई एंड एसोसिएट। आपको याद होगा पहले एसबीआई के एसोसिएट्स 5 ग्रुप होते थे। एसबीआई ने एसोसिएट सबसे पहला कदम था। एसबीआई ने अपने 5 एसोसिएट बैंक्स और भारतीय महिला बैंक को मर्ज किया। रिजल्ट क्या रहा? एसबीआई बन गया एक मेगा बैंक जिसका बैलेंस शीट 37 लाख करोड़ का हो गया और वर्ल्ड वाइड के टॉप 50 बैंक्स में एंट्री मिल गई उसको। वेव नंबर 2 आया 2019 में, बहुत बड़ा कंसोलिडेशन, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया 10 सरकारी बैंक को 4 में मर्ज किया जाएगा। पीएनबी प्लस ओरिएंटल प्लस यूनाइटेड बन जाएगा न्यू पीएनबी। कैनरा सिंडिकेट एक नया कैनरा बैंक, यूनियन आंध्रा कॉर्पोरेशन एक नया यूनियन बैंक, इंडिया और इलाहाबाद एक नया इंडियन बैंक। एक ही दिन में पूरे बैंकिंग लैंडस्केप को बदल दिया गया। उसके बाद आया दोस्तों वेव नंबर 3 2020, इंप्लीमेंटेशन अमिड कोविड। अप्रैल 2020 में ये मर्जर्स इफेक्टिव हुए और सोचो कोविड के बीच
चैलेंजेस बहुत थे, लेकिन प्लान क्लियर था। 4+1+7 स्ट्रक्चर, 4 मेगा बैंक्स, एसबीआई, पीएनबी, कैनरा, यूनियन, और एक पेमेंट बैंक इंडिया का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और 7 मिड साइज्ड बैंक। इससे फायदा क्या हुआ? इकोनॉमिक ऑफ स्केल, बेटर बार्गेनिंग पावर, शेयर टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्गर ग्लोबल पोजिशनिंग। साउंड्स परफेक्ट, राइट? लेकिन रियल चैलेंज था दोस्तों इंप्लीमेंटेशन, जहां पे हम ह्यूमन फैक्टर आता है। मुझे याद है कि एक मेरा फ्रेंड है राजेश, जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में लखनऊ ब्रांच में काम करता था। 15 साल से ओबीसी उसकी आइडेंटिटी थी, उसकी पहचान थी। उसके आई कार्ड पे, उसके कैबिन, सब पे ओबीसी लिखा था। 2019 में जब ये अनाउंस हुआ कि ओबीसी अब पीएनबी में मर्ज हो रहा है, तो राजेश कंफ्यूज हो गया। सिर्फ राजेश तो मेरा दोस्त, राजेश जैसे ऐसे तमाम लोग थे जो इसी कंफ्यूजन में अपनी जिंदगी जी रहे थे। बहुत कंफ्यूज थे वो सब। अब वो सोचते थे, मेरा दोस्त, जैसे मैं दोस्त की बात कर रहा हूं, मेरा दोस्त सोचता था कि अब उसका डेजिग्नेशन क्या होगा, अब उसकी सीनियरिटी काउंट होगी या नहीं होगी, सिस्टम कैसे चलेगा। कस्टमर भी कंफ्यूज थे, अकाउंट कहां गया, पासबुक का क्या होगा। एक टाइम था जब ब्रांच लेवल पर पूरा क्योस था। लेकिन 2 साल बाद जब सिस्टम मर्ज हुआ, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, उसी राजेश ने देखा कि फुटफॉल बढ़ गया, लोगों का आना जाना बढ़ गया, कस्टमर इंट्रैक्शन बढ़ गया, प्रोसेस फास्ट हुए और ब्रांड ट्रस्ट इंप्रूव हुआ। यानी दोस्तों, हर चेंज के 2 साइड होते हैं, शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन। चलिए अब देखते हैं इंपैक्ट क्या रहा। सबसे पहली बात करते हैं पॉजिटिव इंपैक्ट की। लार्जर बैलेंस शीट्स, एसबीआई 60 लाख करोड़ से ज्यादा बैलेंस शीट हो गया, पीएनबी का 18 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। बिगर बैंक इक्वल्स टू बिगर लोन्स, बेटर ग्लोबल स्टैंडिंग और इंप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग। दोस्तों यहां पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, बड़े बैंक का मतलब होता है, जैसे अगर मैं बात करूं बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, टाटा और रिलायंस की जो कंपनीज होती हैं, इनको जब कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है तो ये इनका एक प्लान होता है लोन लेने का। इनके लोन का जो अमाउंट होता है वो 1-2 लाख का नहीं होता, 100 करोड़ से लेके 1000 करोड़, कई हजार करोड़ तक का लोन लेते हैं ये जो लोन की वैल्यू होती है। अब आपको लगता है कोई एक छोटा बैंक है, क्या वो इतना बड़ा वैल्यू का लोन ऐसी कंपनीज को दे पाएगा? नहीं दे सकता। यही एक सबसे बड़ी रीजन है जिसकी वजह से बैंक को 2-3 छोटे छोटे बैंक को मर्ज करके एक बहुत बड़ा मेगा बैंक बनाया जाता है। यहां पे कॉस्ट एफिशिएंसी की बात करते हैं, डुप्लीकेट ब्रांचेस क्लोज हुए, ऑपरेशनल कॉस्ट कम हुआ, एस्टिमेटेड सेविंग्स थाउजेंड्स ऑफ करोड़ एनुअली। सोचिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म्स आए, डिजिटल बैंकिंग इंप्रूव हुई, साइबर सिक्योरिटी भी काफी स्ट्रांग हुआ था, बेटर गवर्नेंस, लार्ज एंटिटी में ओवरसाइट और अकाउंटेबिलिटी भी काफी बेटर हुई। तो बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की। कल्चरल इंटीग्रेशन अलग, वर्क कल्चर को मर्ज करना इजी नहीं था। जॉब अनसर्टेनिटी, वीआरएस, दोस्तों वीआरएस का मतलब होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जिसमें एम्प्लॉयज को अपनी मर्जी से जॉब छोड़ने का ऑप्शन दिया जाता है और उसके बदले उन्हें एक फाइनेंशियल पैकेज मिलता है। तो इसके जरिए लोग एम्प्लॉयज को एग्जिट लेना पड़ा। ब्रांच क्लोजर, स्पेशली रूरल एरियाज में एक्सेस रिड्यूस हुआ। कस्टमर इनकन्वीनियंस, पासबुक, चेकबुक, अकाउंट माइग्रेशन सब एक हेडेक बना। एनपीए प्रॉब्लम रिमेन्स, मर्जर से एनपीए वैनिश नहीं हुए। आईबीसी और रिकवरी रिफॉर्म्स अलग प्रोसेस थे। अब बात करते हैं कि रियलिटी चेक की। 2019 में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स का ग्रॉस एनपीए रेशियो 11.6% था। 24-25 तक यह गिरकर 3.5% के आसपास आ गया। इंप्रूवमेंट हुआ, पर सिर्फ मर्जर्स के वजह से नहीं, गवर्नेंस और रिफॉर्म्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव है कि मर्जर्स एक टूल था, मैजिक वॉन्ड नहीं। लेकिन हां, कंबाइंड रिफॉर्म से सिस्टम डेफिनेटली स्ट्रांग हुआ है। तो अब बात करते हैं दोस्तों फ्यूचर की। क्या मर्जर्स आने वाला है? बिल्कुल, नेक्स्ट वेव इज कमिंग। गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि 12 जो सरकारी बैंक है उनको घटाकर अब 8 तक लाने का प्लान कर रही है फाइनेंशियल ईयर 2027 तक। प्रपोज्ड मर्जर जो है वो मैं बता देता हूं। इंडियन ओवरसीज बैंक को एसबीआई में मर्ज किया जाएगा, सेंट्रल बैंक को पीएनबी में, बैंक ऑफ इंडिया को बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो विजन क्लियर है, फ्यूअर बट स्ट्रॉन्गर बैंक्स। कस्टमर के लिए एडवाइस सिंपल है, पैनिक मत करिए, आपका पैसा सेफ है, केवाईसी अपडेट करते रहिए, डिजिटल बैंकिंग अडॉप्ट करिए, नए प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करिए। एम्प्लॉयज के लिए बहुत सिंपल सा है, अपस्किलिंग ही सक्सेस का मंत्र है। दोस्तों यहां पे अब मैं अपस्किलिंग की बात मैंने करी है ना,
तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जितने भी लोग यहाँ पे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो ये अब वीडियो स्किप कर सकते हैं, अब कोई इशू नहीं है। अगर आप सरकारी नौकरी की पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं और लगे आपको लगता है कि हाँ आप क्लियर कर सकते हो तो आप ये स्किप अब कर सकते हैं। अगर आप लोग को जॉब की तलाश है, जॉब सर्च कर रहे हो, तो दोस्तों मेरा जो प्लेटफॉर्म है BFSI करियर 24/7, वहाँ पे मैं डेली फ्री में जॉब अपडेट्स लाता रहता हूँ। वॉक इन इंटरव्यूज़ कहाँ कहाँ पर चल रहा है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज़ है, चाहे वो बैंक हो, कंपनी हो, 12वीं पास के लिए हो, वर्क फ्रॉम होम हो, सारी अपॉर्चुनिटीज़ मैं देता हूँ। ये फ्री में होता है। कुछ हमारे पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं जो कि हालांकि पेड होते हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वो कोई कोर्स नहीं होता, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। वहां पे आपको ट्रेनिंग करना होता है। ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी वगैरह भी मिलती है, लेकिन हाँ याद रहे वो ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको प्रॉपर इंटरव्यूज वगैरह, टेस्ट वगैरह देना होता है। बहुत सारी डिटेल है दोस्तों, थोड़ा रिसर्च आप कर सकते हैं। नीचे मैंने लिंक लगा दिया है बहुत सारे अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का। अगर आप एक्सिस बैंक में सेल्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसका भी लिंक दिया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। जिस भी शहर से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पे उस शहर को लेकर आप फॉर्म भरिए नीचे। उसमें अगर वैकेंसीज होगी एक्सिस बैंक की तो एक्सिस बैंक आपको अप्रोच करेगा, राइट। तो हमारी टीम आपको कॉल करेगी, कॉल करके आपको सारी जानकारी देगी। इसके अलावा हमारे पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं चाहूँगा आप हमारे जो मेरा प्लेटफॉर्म है BFSI करियर 24/7, आप जुड़िए। वहाँ पे बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत सारी मैं आपको पूरी तरह से ट्रेन करता हूँ, चाहे इंटरव्यू को लेकर हो, चाहे जॉब को लेकर हो, या करियर गाइडेंस हो। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ऐसे ही फाइनेंशियल टॉपिक सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो आप जुड़िए मुझसे, जुड़िए इस चैनल से, एंड अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच दोस्तों।